एपिसोड 171। गिरती फिरती रूही, कमर टूट गई। इतना कह वो उसके पीछे चला जाता है। वही रूही डोर को जल्दी से बंद करने को होती है, लेकिन रोहन अपने हाथ को बीच में ला डोर बंद करने से रोक डोर को पकड़ लेता है, जिसे देख रूही जबरदस्ती डोर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन रोहन दरवाजे को मजबूती से पकड़ उसे खोल देता है, जिसे रूही झटके से डोर से दूर हो जाती है। जिसे देख रूही गुस्से से बोली, तुम करना क्या चाहते हो? वही रोहन रोहित की बातों को सुन भी अनदेखा कर फ्लैट के अंदर चला जाता है। फ्लैट के अंदर जा हाल के सोफे पर बैठ जाता है। वही रोही रोहन के पीछे आते हुए आराम से सोफे पर बैठा रोहन को देख चिल्लाते हुए बोली, तुम करना क्या चाहते हो? रोहन रोही की बातों को इग्नोर करते हुए आराम से सोफे बैठे हुए अपने कोट को उतार सोफे के कोने पर रख रोही की तरफ देख ऑर्डर भरे लहजे में बोला, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, वह भी गरम गरम, जाओ मेरे लिए डिनर बनाओ। जिसे सुन रोही रोहन को घूरते हुए देख अपने कमर पर दोनों हाथ रख बोली, क्यों, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊं? जाओ अपने घर जाकर खाना। तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकलो अभी यह से। वही रोहन घूरते हुए रोही को देख रहा था, साथ ही उसमें आए बदलाव को, जो उसके सामने कुछ बोलने भर से डरती थी, आज उसकी बातों का जवाब भी दे रही है और उसे यहाँ से भागने तक की हिम्मत कर रही है। रोहन अपने सामने खड़ी रोही के हाथों को पकड़ अपनी ओर खींचता है, जिससे रोही सीधे रोहन के गोद में जाकर गिरती है। उसके नाजुक हाथ रोहन के सीने पर थे, उसका चेहरा रोहन के चेहरे से बहुत करीब था। रोहन अपने एक हाथ को रोही के कमर पर चलाते हुए दूसरे हाथ में रोही का चेहरा पकड़ उसके होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, जो तुम मुझे मेरे आंखों में इस तरह देख बोल रही हो। जिसे सुन रोही डरते हुए रोहन को देखी। एक तो रोहन इस वक्त उसके कुछ ज्यादा ही करीब था कि वह थोड़ा सा भी हिलती तो उसके होंठ रोहन की होठ से जा टकराते। तभी रोहन अपने होंठ रोही के होठों से रगड़ते हुए बोला, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं, जो तुम मुझे इस तरह देख रही हो? जिसे सुन रोही होश में आती है और वह हैरान हो रोहन को देखती है, लेकिन इस वजह से उसके होठ रोहन की होठों से जुड़ जाते हैं। वह अपनी आंखें बड़ी करे रोहन को देखे तुरंत रोहन को धक्का दे वह सोफे से खड़ी हो जाती है, लेकिन इस चक्कर में वह पीछे फोलों पर गिर जाती है, जिससे उसकी हल्की चीख निकल जाती है। वही रोहन सोफे पर बैठ रोही को बुरी तरह घूर के देख रहा था, जो फ्लो पर गिरी हुई थी। रोहन उसे देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, यह क्या पागल जैसी हरकतें करती रहती हो? जिसे सुन रोही ऊपर देखी। रोहन को मदद कर या उठने भी नहीं आया, वह उसी तरह सोफे भावहीन हो बैठा रहा। जिसे देख रोही को गुस्सा आया। तभी रोहन सोफे पर उसी तरह बैठे हुए किसी राजा की तरह ऑर्डर देते हुए बोला, जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। रोही मुंह बनाते हुए अपनी जगह उठी, लेकिन तभी उसकी हल्की चीख निकल गई। वह अपने कमर को सहला रोहन को घूरते हुए वहां से उठ किचन की ओर जाते हुए बड़बड़ा के बोली, मेरे घर खाना खाने क्यों आया है? क्या इसके घर के सारे नौकर मर गए? वही रोहन लड़खड़ा के जाती हुई रोही को देख बोला, इस लड़की में अभी भी कोई ढंग की चेंज नहीं आए हैं। इतना कह वह अपनी साइड में रखे कोट से फोन निकाल उसमें कुछ स्क्रॉल करने लगता है। वही रीना, जो अपने चेहरे पर फेस पैक लगाए हुए हाल में जा टीवी देखने को होती है, लेकिन सोफे पर रोहन को बैठा देख वह हैरान हो चिखी, यह भूत। जिसे सुन रोहन सामने रीना को बिना किसी इमोशन के घूरते हुए देखा, लेकिन वह कुछ ना बोल अपने फोन में फिर से काम करने लगा। वही रीना हैरान हो रोहन को देख रही थी। तभी रोही हड़बड़ाते हुए किचन से आते हुए बोली, क्या हुआ? लेकिन अचानक से रोही फिर से कापेट में फर्स्ट फ्लोर पर गिर जाती है। अह मम्मी! जिसकी आवाज सुन रीना और रोहन का ध्यान दोनों का रोही पर चले जाता है। रोही अपना कमर पकड़े रोते हुए बोली, मेरी कमर टूट गई। जिसे सुन रीना होश में आती है। वह दौड़ के रोही के पास जाती है, लेकिन इससे पहले ही कोई मजबूत हाथ रोही को अपनी गोद में उठा लिया था। वह और कोई नहीं रोहन था। वो उसे गोद में उठाते हुए सोफे की ओर ले जाता है। उसे सोफे पर बैठा उसकी नाइटी बिना झिझके कमर तक उठा वहां पर देख सख्ती से डांटते हुए बोला, ढंग से चल नहीं सकती? हर वक्त तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अभी भी तुम नहीं सुधरी हो, पहले के ही तरह तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। इतना कि वह उसकी नाइटी को ऊपर की ओर सरकार उसकी कमर को चेक करने लगता है। वही रोही रोहन में खोई हुई थी, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है रोहन क्या कर रहा है, जिसे वह हैरान हो रोहन के हाथों को झटक बोली, ये क्या कर रहे हो? इतना कह अपनी नाइटी को जल्दी नीचे कर खुद को कवर करती है। वही रीना, जो रोही के लिए परेशान थी, लेकिन रोहन की हरकत की वजह से खांसने लगी, वह रोही को देखा हड़बड़ाते हुए बोली, रूही मैं रूम में जाती हूँ, कोई भी जरूरत पड़े तो
मुझे बता देना। रीना को बहुत ऑकवर्ड लग रहा था रोहन की इस हरकत की वजह से। वही रीना को देख रोही का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो अपना सर नीचे करे हुए रीना को बोली, प्लीज रीना मत जा, यहीं रुक। वही रोहन रोही को घूर के देख रहा था जो उसके हाथों को झटक थी। वह अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम क्या कर रही हो? देखने दो मुझे। इतना कह अपने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे देख रोही पीछे हो अपने लाल चेहरे के साथ रोहन को घूर के देख बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे कपड़े ऐसे नहीं उठा सकते। वो कहीं पर भी। जिसे सुन रोहन नासमझी गुस्से से रोही को देखते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो? और मुझे तुम अपने शरीर कौन सा चीज छुपाना चाहती हो? मैंने तुम्हारे शरीर का हर एक हिस्सा करीब से सब देखा हुआ है। जिसे सुन रीना को खांसी आ जाता है। वह तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। उससे अब रोहन की इतनी इंटेंस बातें सुनी नहीं जाती। एक तो ऊपर से वो सिंगल थी। वही रोहन की इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें सुन शर्म से लाल हो जलने लगता है। वो अपना चेहरा नीचे कर चुपचाप वैसी बैठी हुई थी। वही रोहन रोही को घूर बोला, मैं तुम्हारे चोट को चेक कर रहा हूँ। इतना कह वह उसकी नाइटी को फिर से ऊपर सरका कोल्ड इमोशन के साथ उसके कमर को देखने लगता है जहां हल्की लाल हो चुके थे। वह उन जगह को छू के जैसे ही देखने को होता है। वही रोहन के टच को वह महसूस कर अपनी आंखें मूंद लेती है। उसका पूरा शरीर रोहन के टच से कांप जाता है। रोहन के टच को वह महसूस कर वह अपनी आंखें खोल रोहन को देखी जो उसके पेट की तरफ झुका हुआ था, उसकी चोट को चेक कर रहा था। तभी सख्ती से बोला, ज्यादा चोट लग गई है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? रोहन को अपनी केयर करता 10 पहले की तरह देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन वो खुद में सोची यह कुछ पलों के लिए था, जिसे महसूस कर वह तुरंत रोहन के हाथों को अपनी कमर से झटक अपनी नाइटी को ठीक कर खड़े हो जाती है। रोही के ऐसे अचानक खड़े होने से रोहन घूर के रोही को देख हाथ पकड़ जैसे ही रोही को सोफे पर बैठाने को होता है। रोही उसके हाथों को झटक सख्ती से बोली, यह मेरी झूठी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं ठीक हूं और नहीं भी ठीक होगी तो मैं अब खुद को संभालना जान चुकी हूं। तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हें खाना खाना मैं तुम्हारे लिए बना रही हूं, उसे खा, तुम चुपचाप यहां से चले जाना। इतना कह रोही वहां से किचन की ओर जाती है। उसे चलने में तकलीफ हो रही थी लेकिन वह अपने दर्द को सहन कर अपनी आंखें मूंद किचन की ओर चली जाती है। वही रोही की बातों को सुन रोहन के हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। इस लड़की की इतनी हिम्मत, वह देख सकता था रोही को चलने में तकलीफ हो रही है लेकिन वह उसे गुस्से से इग्नोर करने की कोशिश करता है। वही रोही किचन में जा रोहन के खाने के बारे में सोचने लगती है। उसे ये पता था रोहन को गोभी के पराठे बहुत पसंद है जैसे रौनक को पसंद है था। लेकिन एक बार उसने रोहन को दिया था तो उसे उसने फेंक दिया था और ये बोला था कि उसकी पसंद बदल चुकी है। तभी वह फ्रिज खोलती है। फ्रिज में भी ज्यादा सब्जी नहीं थी। तभी उसकी नज़र फ्रिज में रखे करेले पर जाती है जिसे देख उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे हाथ की खाना खाने का? अपने घर का खाना छोड़ आए हो मुझे परेशान करने। अब देखो। वही रोहन अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। कबीर की शादी की वजह से और कबीर का केके ग्रुप को छोड़ कपूर ग्रुप को टेक ओवर कार हैंडल करना उसके लिए काम का लोड और भी ज्यादा बढ़ चुका था क्योंकि राजवीर ने कंपनी से अपनी सारी जिम्मेदारी हटा कबीर को दे दिया था, जिस वजह से कबीर ने कपूर ग्रुप को संभालने के साथ अंडरवर्ल्ड के काम को संभाल था, जिस वजह से केके ग्रुप की कंपनी को रोहन को हैंडल करना पड़ा था, जिससे उसका वर्कलोड अभी ज्यादा बढ़ गया था। ये तक रोहन कबीर पर्सनल असिस्टेंट अब नहीं था, उसकी जगह लक्ष्य कबीर का पा था। वही रोहन अपने फोन में ईमेल चेक कर रहा था लेकिन उसकी आंखें बार बार किचन से आते हुए शोर शराबे पर भी जा रही थी। वो खुद में बुदबुदाया, ये लड़की अभी क्या कर रही होगी। कुछ देर बाद रोही डाइनिंग टेबल पर खाना लगाए खड़ी थी। वही रोहन जो चेयर पर बैठा था वह कभी घुर के रोही को देखता और फिर खाने को। वही रोहन के सामने खड़ी रोही अपना चेहरा मासूम सा बनाए रोहन को देख फिर अपना चेहरा नीचे कर लेती है। इस वक्त डाइनिंग टेबल पर करेले की सूखी भाजी और रोटी रखी हुई थी लेकिन रोहन बिना कुछ बोले खाने लगता है। रोहन को शांति से खाता देख रोही को अजीब लग रहा था, शायद इसने सच में आज सही से खाना नहीं खाया होगा। रोहन को सुबह खाना खाते देख वो किचन में जा दही और एक कटोरी में अचार लेकर आती है। बिना रोहन की तरफ देखे वहां पर रख देती है, लो इसके साथ खाओ। वही रोहन बिना उसे कुछ देखे वह खा रहा था। वही रोही उसके सामने खड़ी थी लेकिन रोही को खड़े होने में परेशानी हो रही थी जिस वजह से वह बार बार कुर्सी का सहारा ले रही थी।
उसके कमर का दर्द बढ़ते जा रही थी। तभी रोहन उसके हाथों को पकड़ अपनी ओर खींचता है, जिससे रोही सीधा रोहन के गोद में जाकर गिरती है। जिसे देख रोही हड़बड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? जिसे सुन रोहन कुछ ना बोल खाने का बाइट आगे बढ़ता है। रोही ना समझी से कभी रोहन को देखी तो कभी उस खाने के निवाले को देखी। तभी रोहन अपनी सख्त आवाज में बोला, खाओ इसे। रोहन को ये बात अच्छे से याद थी। जैसे उसे करेले की सब्जी नहीं पसंद थी, उसी तरह रोही को भी करेले की सब्जी से नफरत थी। अगर वह उसे गलती से भी खिलाने की कोशिश की तो उसे याद है वह उल्टी कर दिया करती थी। रोहन रोही को देख दोबारा सख्ती से बोला, खाओ इसे। जिसे सुन रोही बिना कुछ कहे रोहन के हाथों में से उस बाइट को खा लेती है। वही रोहन रोही के गर्म के होठों के स्पर्श महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहन खुद भी खा रहा था और रोही को भी खिला रहा था। वही रोही बिना कुछ बोले रोहन के हाथों से खा रही थी। तभी रोहन रोही को बड़ी गौर से देख रहा था। वह ये देख रहा था कि इन 10 साल में ये लड़की कितनी बदल गई, जिससे ये सब्जी को देख अपनी नाक बंद कर लिया करती थी। आज वही रोहन की नजरें अपने ऊपर महसूस कर रोही जान जाती वो क्या सोच रहा है। जिसे देख अजीब तरीके से मुस्कुरा बोली, जब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी ना, तब तुम्हारी सारी शौक मर जाती है। तो तुम्हें उस टाइम 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो वह तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। इतना बोल रोही चुप हो। उसी तरह रोहन के सीने पर अपना सर रख लेती है। वही रोहन रोही की शब्दों में दर्द महसूस कर पा रहा था, जिसे सोचकर उसकी पकड़ रोही के कमर पर कस जाती है। तभी रोही दर्द से सिसक उठी। जिसे देख रोहन पानी पी रोही को भी पिलाता है। जिसे देख रोही उसके गोद से उतरने वाली होती है, लेकिन रोही को बिना एक पल का मौका दिए रोहन उसे अपनी गोद में उठाए रोही के रूम की ओर बढ़ जाता है। वही रोही हैरानी से रोहन को देख, रोहन तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे और अब तुम घर से जाओ। आप चाहते हैं क्या है? सीधा प्यार की शुरुआत करने के लिए कुछ तो लिखना पड़ेगा। अब रोहन सीधे जाते हो रोही को नहीं बोलेगा, चलो हम दोनों सॉर्ट आउट करते हैं और हम दोनों हैप्पी फैमिली बन जाते हैं। यार आप लोग समझो, कुछ तो लिखूंगी तभी जाकर स्टोरी जाकर पड़ेगी। और सॉफ्ट प्यार हमारे हीरो ने करना ही नहीं सीखा है, सबको फोर्स एंड वाइल्ड लव पसंद है। वही रोहन बिना रोही को जवाब दिए वह सीधा रोही के रूम में इंटर कर उसे बेड पर लेट देता है। एपिसोड 172 करीबिया। रोहन को ये बात अच्छे से याद थी। जैसे उसे करेले की सब्जी नहीं पसंद थी, उसी तरह रोही को भी करेले की सब्जी से नफरत थी। अगर वह उसे गलती से भी खिलाने की कोशिश की तो उसे याद है वह उल्टी कर दिया करती थी। रोहन रोही को देख दोबारा सख्ती से बोला, खाओ इसे। जिसे सुन रोही बिना कुछ कहे रोहन के हाथों में से उस बाइट को खा लेती है। वही रोहन रोही के गर्म के होठों के स्पर्श महसूस कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रोहन खुद भी खा रहा था और रोही को भी खिला रहा था। वही रोही बिना कुछ बोले रोहन के हाथों से खा रही थी। तभी रोहन रोही को बड़ी गौर से देख रहा था। वह ये देख रहा था कि इन 10 साल में ये लड़की कितनी बदल गई, जिससे ये सब्जी को देख अपनी नाक बंद कर लिया करती थी। आज वही रोहन की नजरें अपने ऊपर महसूस कर रोही जान जाती वो क्या सोच रहा है। जिसे देख अजीब तरीके से मुस्कुरा बोली, जब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी ना, तब तुम्हारी सारी शौक मर जाती है। तो तुम्हें उस टाइम 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो वह तुम्हारे लिए उतना ही काफी है। इतना बोल रोही चुप हो। उसी तरह रोहन के सीने पर अपना सर रख लेती है। वही रोहन रोही की शब्दों में दर्द महसूस कर पा रहा था, जिसे सोचकर उसकी पकड़ रोही के कमर पर कस जाती है। तभी रोही दर्द से सिसक उठी। जिसे देख रोहन पानी पी रोही को भी पिलाता है। जिसे देख रोही उसके गोद से उतरने वाली होती है, लेकिन रोही को बिना एक पल का मौका दिए रोहन उसे अपनी गोद में उठाए रोही के रूम की ओर बढ़ जाता है। वही रोही हैरानी से रोहन को देख, रोहन तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे और अब तुम घर से जाओ। वही रोहन बिना रोही को जवाब दिए वह सीधा रोही के रूम में इंटर कर उसे बेड पर लेट देता है। फिर वह अपनी नज़र उस रूम में घूमा जैसे किसी चीज को ढूंढता है। रोहन अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? जिसे सुन रोही ना समझी में बोली, पर क्यों? तभी रोहन की नज़र सामने टेबल के ड्रॉ पर पड़ी और वह उस ड्रॉ को खोलता है। तभी उसकी नज़र सामने फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ी, जिसे निकाल बेड की तरफ रोही के पास आ जाता है। वही रोही ना समझी से उसे देख बोली, तुम्हें चोट लगी है? जिसे सुन रोहन उसे घूरा। जिसे देख रोही मुंह बनाते हुए चुप हो जाती है। तभी रोहन फर्स्ट बॉक्स से पेन रिलीफ स्प्रे निकाल रोही की तरफ पलट रोही को पेट के बल पलट उसकी नाइटी को पकड़ ऊपर की ओर सरकार देता है। एक तो रोही ने नी लेंथ वाली नाइट सूट की नाइटी पहनी थी,
ऐसे अचानक उसकी नाइटी दोबारा उसे बिना पूछे गले तक सरका देने से रूही अपनी आंखें बड़ी कर वो अपना चेहरा ऊपर उठा रोहन को देख बोली, तुम पागल बेशर्म इंसान, तुम बार बार फिर से नाइटी को क्यों ऊपर करे जा रहे हो। वही रोहन रूही को घूर उसे देख फिर अपने हाथ में पकड़े पेन रिलीफ स्प्रे को हिला रूही के बैक पर स्प्रे करने लगता है। रोहन ने रूही की नाइटी उसके नेक तक ऊपर की हुई थी, उसकी बैक नेक थी, वो उसकी कमर के उन लाल निशान पर वो स्प्रे कर रहा था जहां गिरने की वजह से लाल से नीले निशान हो गए थे। रोहन के ऐसे करने से रूही को रिलीफ मिलने लगा था। वो पेट के बल लेट अपना चेहरा ताकिए में घुसा लेती है। वही रूही को आराम मिलता देख रोहन के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है। वो इमोशन कुछ पल में भी गायब हो जाता है। वह बेड से उठ वॉशरूम में जा अपने हैंड वॉश करके आता है। फिर वह अपने कोट के उतार आराम से सो रही रूही को देखता है, जो अपनी आंखें मूंद बेड पर लेटी हुई थी। रोहन का जाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक बेड पर हलचल महसूस कर वह अपनी आंखें खोल सामने देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि रोहन शर्टलेस बेड पर लेट रहा था, जिसे देख रूही हकलाते हुए अपनी जगह से उठ बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसे सुन रोहन बेड पर लेट रूही को अपनी ओर खींच बोला, तुम्हें किसने कहा था यहाँ से उठने को। जिसे सुन रूही इरिटेट हो रोहन को देख बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इस वक्त मेरे बेटे के साथ होना चाहिए। वो अकेला होगा, उसे डर लगता है, उसे मेरे बिना डर लगता है, उसे अपने करीब कोई न कोई चाहिए। ये बोलते वक्त रूही का गला रूंध सा गया था, उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। जिससे सुन रोहन सख्ती से बोला, वह तुम्हारा बेटा नहीं है, वह मेरा भी बेटा है, और वह अकेला नहीं है, वह अपने चाचू के साथ है। आज तो अपने चाचू के साथ अपनी चाची का हाथ मांगने गया था। दोनों बदमाश आज उस लड़की के घर जा धमकी देकर आए हैं, उन्हें तो मैं कल बताता हूँ। जिसे सुन रूही ना समझी से रोहन को देखी। तभी रोहन अपने हाथ नाइट स्टैंड की ओर बढ़ा रूम की सारी लाइट ऑफ कर देता है। वो रूही को घूरते हुए बोला, तुम्हें सोना नहीं है। जिसे सुन रूही मुंह बना रोहन को देख बोली, तुम छोड़ोगे तभी तो मैं सोगी। जिसे सुन रोहन कोल्ड टोन में बोला, तुम्हें इसी तरह सोना है। इस वक्त रोहन के सख्त सीने पर रूही थी, रूही की खुली कमर रोहन के हाथ थे। वहीं दूसरी तरफ कबीर की कार सिंघानिया मैंशन के आगे आ रुकती है। वही कार में आयशा इस वक्त सो रही थी। कबीर ड्राइविंग सीट से बैठा सो रही आयशा को देख कार से बाहर निकल आयशा की ओर जा पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल आयशा को गोद में उठा सिंघानिया विला के अंदर ले जाता है। वह जैसे ही आयशा को हाल में लेकर जाता है, तभी उसकी नज़र सामने खड़े वंश पर चली जाती है, लेकिन वंश कबीर को कुछ नहीं कहता। कबीर आयशा को उसके रूम में ले जा आयशा को बेड पर लेटा रहा था। वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके चेहरे के करीब जा उसके माथे को चूम बोला, प्रिंसेस तुम्हारी आंखें मूंद मुझे इग्नोर करने से कुछ भी नहीं बदलने वाला। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। 2 दिन बाद तुम्हें तो मेरा हो, मेरे साथ हर पल रहना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे इग्नोर करने का क्या अंजाम होता है। जिससे सुन आयशा की पकड़ बेडशीट पर कस जाती है, जिसे कबीर की नजरों से बच पाना आसान नहीं था। वह उसी तरह उसके चेहरे को सहला, एक बार उसके होठों को अपने होठ से छू वहां से उठ रूम से बाहर चला जाता है। बंद दरवाजे की आवाज सुन आयशा अपनी आंखें खोल लेती है। वही कबीर जब हाल में आता है, उसकी नज़र सोफे पर बैठे वंश पर जाती है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर सिंघानिया विला से बाहर जाने के होता है। तभी वंश उसे अपनी सर्द आवाज में बोला, रुको। जिसे कबीर अपनी जगह पर रुक जाता है, लेकिन वह उसी तरह खड़ा रहता है। तभी वंश खड़े हो बोला, उसे तुम पर बस शक हुआ है तो तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है, अगर वह तुम्हारे बारे में जाने की तो फिर। जिसे सुन कबीर की हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी। मैं चाहता हूँ वो तुम्हारे बारे में कभी नहीं जाने, वरना वह पूरी तरीके से टूट जाएगी। लेकिन कबीर कुछ नहीं बोलता, वह उसी तरह विला से बाहर चला जाता है। वही वंश भी अपनी रूम की ओर जाने को होता है। तभी उसकी नज़र फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में खड़ी आयशा पर चली जाती है। आयशा वंश को देख तुरंत रूम में भाग जाती है। वंश अपनी आंखें बंद कर हाथों की मुट्ठी कस लेता है। वही राठौर विला में इस वक्त देव बेड पर बैठे रौनक को घूर रहा था, जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। देव घूरते हुए रौनक को देख बोला, छोटा पैकेट तू मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता वरना। जिसे सुन रौनक अपने हाथों को क्रॉस कर सीने पर बांध बोला, तो वरना मैं आपके बारे में पापा को बता दूंगा कि आप चाची के घर जा उनकी मम्मी को परेशान कर रहे थे और आपने उन्हें डराया भी था। जिसे सुन देव घूर के रौनक को देख बोला, तुझे इसके बदले क्या चाहिए। बहुत सारी चॉकलेट, कार कलेक्शन, रिमोट कंट्रोल गेम्स, जो भी चाहिए मैं तुझे सब दूंगा, बस तू अपना छोटा सा मुंह मेरे भाई के सामने नहीं खोलेगा। जिसे सुन रौनक अपना मुंह बनाते हुए बोला, ये सब तो मैं पापा से भी मंगवा सकता हूँ, मुझे यह नहीं चाहिए।
जिसे सुन देव रौनक को बुरी तरह घूरते हुए बोला, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो तो तुम्हें अब क्या चाहिए? जिससे सुन रौनक उसी तरह देव को देखते हुए एरोगेंट भरे अंदाज में बोला, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। देव उसे घूरते हुए बोला, वह मैं कहाँ से लाऊंगा? जिसे सुन रौनक खुश हो बोला, वह यही है, उन्हें लाने की जरूरत नहीं है, बस पापा को मनाने की जरूरत है, क्योंकि वह उनसे कट्टी कट्टी है। और मुझे लगता है पापा अभी मम्मा के पास ही होंगे, क्योंकि वह हर बार मुझे मम्मा के रूम से निकाल रीना मौसी की रूम में सुला देते थे और वह खुद मम्मा के पास जा सोते थे। जिसे देव बड़े ही गौर से सुन रहा था। मेरा भाई इसकी माँ के साथ सोने जाता था या कुछ खुराफात करने, तभी तो ये नालायक आया है। तभी मैं बोलूँ मेरा भाई रोज रात को आजकल गायब कहाँ रहता है? तो भाई मौज कर रहे हैं और मेरी जिंदगी ऐसे सुनसान वीरान कब्रिस्तान जैसी बनाई हुई है। रोहन को खुद में बुदबुदाता हुआ देख रौनक बोला, आप क्या बोल रहे हैं? जिससे सुन देव अपना चेहरा ना में हिला देता है। फिर वह रौनक को देख बोला, तो इसमें मैं क्या करूं? आपको प्लान बना पापा और मम्मा को मिला, इस घर में लाना होगा। अच्छा तुम्हारी मम्मा कहाँ रहती है? एपिसोड 173 मुंबई और उसकी बिन मौसम बरसात कभी भी हो जाया करती है, जैसे प्यार जो कभी भी हो जाया करती थी, बिना आपकी दिल की इजाजत के। वही मुंबई सड़कों में भारी ट्रैफिक जाम था। वही एक लड़का टैक्सी में बैठे हुए, अपने कानों में ईयरफोन, उसकी गोद में उसकी गिटार और हाथों में एक नवल पकड़ी हुई थी। सड़क के किनारे जिसे वह बड़े गौर से उसके हर एक अल्फाज को अपने दिल में उतार महसूस कर पड़े जा रहा था। उसे पर कभी कभी मंद मंद मुस्कुरा दिया करता था, जैसी उसकी जिंदगी के लम्हे को उसमें उतारा गया हो। तभी उसका ध्यान सामने बैठे टैक्सी ड्राइवर की वजह से टूटा। भाई साहब मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी ट्रैफिक साफ होने वाला है। मुंबई की ट्रैफिक और ऊपर से ये बिन मौसम तेज बारिश। जिसे सुन वह लड़का अपना चेहरा ऊपर उठा सामने की ट्रैफिक देख अपनी सामने की विंडो से बाहर देखा, जो बारिश की बूंद की वजह से जिम हो गई थी। विंडो खोल उस बारिश की बूंदें अपने चेहरे पर महसूस कर मुस्कान आ जाती है, जैसे उसका कुछ तो अजीब सा नता इस बारिश से। अपनी जेब से कुछ छुट्टी पैसे निकाल टैक्सी ड्राइवर को दे, दरवाजा खोल, अपने गिटार को अपने कंधे में टांगे टैक्सी से बाहर निकल जाता है। जिस देख टैक्सी ड्राइवर हैरान हो बोला, साहब आप कहाँ जा रहे हो इतनी बारिश में? जिसे वह लड़का कुछ नहीं बोलता, वह मुंबई की बारिश को देखते हुए मुस्कुरा आगे बढ़ रहा था। वही उस टैक्सी से कुछ दूर खड़ी एक महंगी सी रॉयल रॉयस कार से एक लड़की गुस्से से तमतमाते हुए विंडो के बाहर हो रहे बारिश को देख बोली, आई हेट रेन एंड हाउ सो डिस्गस्टिंग। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक शख्स बोला, मैम आपको आधे घंटे के अंदर कंपनी आना पड़ेगा, वरना हमारे हाथ से डील निकल जाएगी। जिसे सुन वह लड़की इरिटेट हो बोली, मुझे पता है रोहन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतना कह गुस्से से फोन कट कर सीट पर फेंक वह कार से बाहर निकल कार को बोनट की ओर जाती है। वही कार का ड्राइवर अपनी मालकिन को इस तरह बाहर आता हुआ देख घबरा के बोला, मैं आप बाहर क्या कर रही है? आप अंदर जाकर बैठिए, आप गीली हो जाएंगे। इतना कह उसके ऊपर छाता कर दिया। जिसे देखो लड़की गुस्सा हो बोली, कार अभी तक ठीक नहीं हुई। जिस सुन ड्राइवर मायूसी से बोल, नहीं बेबी, लेकिन कुछ देर में ठीक हो जाएगा, आप कार में जाइए, आप गीली हो रही है। जिसे सुन वह इरिटेट हो बोली, तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो, पहले मुझे ये कार तुरंत ठीक करके दो, मुझे तुरंत मीटिंग के लिए पहुंचना है। जिसे सुन ड्राइवर थोड़ा परेशान हो बोला, हाँ बेबी वह तो ठीक है, लेकिन आप तब तक के लिए करके अंदर जाकर बैठिए हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जिसे सुन वह लड़की कार की तरफ जाती है, फिर नजर मुंबई की अनचाही बारिश को देख गुस्से से बोली, आई हेट इंडिया, आई हेट, मुझे इसलिए यहाँ आना पसंद नहीं है। इतना कह उस मौसम और उस ट्रैफिक जाम को देख आगे बोली, मैं ठीक अमेरिका में थी, डैड को भी न। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो अपने हाथों में छाता पकड़े फोन को जेब रख निकाल दी मुंबई की सड़कों पर। जिसे देख पीछे खड़ा ड्राइवर घबरा के बोला, बेबी आप कहाँ जा रही है? जिसे सुन वो बोली, तुम कार ठीक करते रहो, मैं चली। पर बेबी साहब को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने पापा को समझा लूंगी। इतना कह वो बारिश में भागते हुए टैक्सी को ढूंढने लगी। लेकिन मुंबई की ट्रैफिक जाम आज रोड पर बहुत ही ज्यादा थी, ऊपर से तेज बारिश। जिसे देख वह थोड़ा आगे गई, लेकिन ट्रैफिक जाम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अब गीली हो चुकी थी। वही अर्जुन का ध्यान तब टूटा है जब कार की हॉर्न बजाते हुए बोले, ओए अंधे हो क्या, जो सामने खड़े हो हटो। जिसे सुन अर्जुन होश में आता है। वह तुरंत अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा, उस खाली बस स्टैंड की ओर दौड़ता है। वही इत्तेफाक से वो लड़की भी दौड़ते हुए आ रही थी, लेकिन अचानक से दोनों के बीच टक्कर हो जाती है, जिससे गिरने के होते हैं।
लेकिन अर्जुन तुरंत खुद को संभाल उस लड़की को भी अपनी मजबूत बाहों में पकड़ संभाल लेता है। लेकिन अर्जुन अपनी बाहों में थामी लड़की को देखा तो एक पल ही देखते ही रह गया। क्या खूब ऊपर वाले ने उसे बनाया था। उसका वह गोरा चेहरा जिस पर बारिश की बूंदें ओस की तरह चमक रही थी, उसकी वह घनी पलकें तितली की तरह फड़फड़ा रही थी, उसके वह गुलाबी होंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह खिली हुई थी। तभी वो अपनी भूरी आंखें खोलती है, उसकी आंखें उन नीली आंखों से जा टकराती है जो उसी में खोया हुआ खुमारी भरी नजरों से उसे देख रहा था। जिसे देख वह लड़की गुस्से से अर्जुन को दूर झक खुद को संभाल खड़ी करती है। वो गुस्से से अर्जुन की तरफ देखा, बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, क्या कभी किसी लड़की को देखा नहीं है। जिसे सुन अर्जुन उसी खुमारी भारे अंदाज में बोला, हाँ, दुनिया की मशहूर आर्किटेक्चर काव्या राठौर को यूं राह चलते फुटपाथ पर देखना भी कोई आम बात नहीं है। जिसे सुन काव्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं आते। जिसे देख अर्जुन अपने मन में बुदबुदाए, उफ, एटीट्यूड। जिसे सुन पहली बार काव्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। काव्य उसके हाथों से चॉकलेट ले लेती है। तभी अर्जुन उसकी मुस्कुराहट को देख बोला, वैसे आपकी यह मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, अगर आप मुस्कुरा दोगी तो ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। जिससे सुन काव्य कुछ ना कहे उसी तरह हल्का मुस्कुरा देती है। वो चॉकलेट को फाड़ खाने को होती है, तभी उसे अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती है। जिसे देख काव्य मुंह बनाते हुए चॉकलेट का टुकड़ा अर्जुन को दे बोली, लो खा लो, इस तरह देखोगे तो मुझे नजर लग जाएगी। जिसे सुन अर्जुन और काव्य दोनों खिलखिला के हंस दिए। तभी काव्य हंसते हुए बोली, वैसे तुम करते क्या हो। जिसे सुन अर्जुन मुस्कुराते हुई काव्या को देख बोला, क्यों, आपको मेरे घर रिश्ता लाना है। जिसे सुन काव्य उसे घूरी, ऐसे मत देखिए, कुछ कुछ होता है। चलिए, आप इतना पूछ रही तो बता देते हैं, अपने एक का नाम सुना है। जिसे सुन काव्य अर्जुन को घूरते हुए बोली, अब यह मत कहना तुम इंडिया के मशहूर द रॉक स्टार हो। जिसे सुन अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसी की तरह अपना ये गिटार बजा कुछ गुनगुना लोगों का दिल बहलाता हूँ, साथ कुछ खाने के लिए कमा लेता हूँ। दोनों एक ही साथ उसे बस स्टैंड के नीचे आकर खड़े होते हैं। काव्या अपनी कोट से उन बारिश के बूंद को झटकते हुए बोली, हाउ इरिटेटिंग रेन। जिससे सुन सामने खड़ा अर्जुन जो अपने बालों से पानी झटक रहा था, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जिसे काव्य देख लेती है, वह गुस्से से बोली, तुम मुझ पर हंस रहे हो। जिसे सुन अर्जुन अपना चेहरा उसकी ओर कर बोला, क्यों, हंसना गुनाह है। जिसे सुन काव्या इरिटेट हो कुछ नहीं बोली। तभी उसके पेंट में रखा फोन बजता है। जिसे उसका ध्यान अपने हाथ में बंधी घड़ी पर जाता है। मीटिंग के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी थी। वह जानती थी फोन किसका है। वह सामने हो रहे तेज बारिश को देखती है। वही अर्जुन अपनी नोवेल को पकड़े फिर से उन्हें पढ़ना चालू कर देता है। आधे घंटे हो गए थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काव्या को अपने हाई हील में खड़े होने में परेशानी हो रही थी। तभी वह अपने पास में देखी। तभी उसकी नज़र अर्जुन पर जाती है, जिसने अपने कंधे पर गिटार टांगे, कानों में हेडफोन लगाए, हाथों में एक नवल पकड़े पड़े जा रहा था। तभी उसकी नज़र अर्जुन की फेशियल फीचर पर गई। वह हैंडसम था, अगर कोई लड़की देखे तो उस पे घायल हो जाए। तभी अर्जुन उसी तरह नोवेल पढ़ते हुए बोला, क्या इस तरह देख मुझ हैंडसम को नज़र लगाने का इरादा है। जिससे सुन काव्या हड़बड़ा जाती है। वो अपनी आंखें यह वहाँ कर देखने लगती है, जिससे देखकर अर्जुन मुस्कुरा देता है। तभी काव्य के सामने एक चॉकलेट का पैकेट आता है। जिसे देख वह ना समझी से अर्जुन को घूरते हुए देखी। जिसे देख अर्जुन शरारती अंदाज में बोला, फिक्र मत करिए, इसमें कोई जहर नहीं है। मैं इंडिया की मशहूर आर्किटेक्चर को ऐसी नहीं मारूंगा। जिससे सुन काव्य मुस्कुरा दी, तुमसे अच्छा कोई बातें बनाना नहीं जानता होगा। जिसे सुन अर्जुन अपने बालों में हाथ फिरा बोला, शुक्रिया तारीफ के लिए। तभी काव्य की नज़र अर्जुन के हाथ में पकड़े हुए नोबेल पर जाती है। उसके नाम को वह पढ़ बुदबुदाए, सड़क के किनारे। काव्या को नोबेल इस तरह देखता देखा, वो नोवेल आगे कर बोला, यू वॉन्ट टू रीड। जिसे सुन काव्य अपना चेहरा ना में हिला बोली, नहीं, मैंने इसे पढ़ा हुआ है, वह भी एक बार नहीं कई दफ़ा। तुम्हें पता है इस नॉवेल की खास बात मुझे क्या लगी। वह स्टोरी को नायिका, फीमेल मेल लीड, जिसे पढ़ मुझे लगता है जैसे मैं खुद के बारे में पढ़ रही हूँ। अर्जुन सुन उसे देखा। जिसे देख काव्या बोली है, ना बड़ी अजीब बात। जिसे सुन अर्जुन मुस्कुरा दिया, अगर मैं कहूँ स्टोरी के हीरो, मेल लीड के बारे में कहा गया हो, वह मैं हूँ तो। जिसे सुन काव्या अर्जुन को घूरिक बोली, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जिसे सुन अर्जुन डरने का नाटक कर बोला, मेरी में इतनी हिम्मत कहाँ। तभी वहां पर एक महंगी सी कार आती है, उसका दरवाजा खुलता है। जिसे देख काव्य के चेहरे पर की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। तभी एक ड्राइवर छाता लेकर आया। मन, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई।
जिसे सुन काव्य कुछ ना बोल कार की तरफ चली जाती है। वही अर्जुन जाती हुई काव्य को देखा। तभी काव्य पीछे मुड़ अर्जुन को देख बोली, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिसे सुन अर्जुन मुस्कुरा के बोला, अर्जुन खुराना। अर्जुन खुराना। इतना कह वो कार में बैठ जाती है। वही अर्जुन मुंबई की बारिश में उस जाती हुई कार को देख बोला, काव्य। तभी अर्जुन का फोन बजता। वो अपने जेब की पेन से फोन को निकाल शो हो रहे नाम को देखा, जिसमें मैनेजर नाम लिखा हुआ था। वह फोन को उठा, साथ ही उसका चेहरा सर्द हो जाता है, जैसे वह पहले की तरह हंसमुख अर्जुन ना हो, एक एरोगेंट अर्जुन बन गया हो। तभी दूसरी तरफ से उसका मैनेजर बोला, आप कहाँ हैं? एपिसोड 174 कबीर की हल्दी। रोमांटिक राजवीर। इस वक्त कपूर विला, जहां पूरे विल को सजाया गया था, खास तौर पर गार्डन एरिया को, क्योंकि आज कबीर और आयशा की हल्दी थी। वही कबीर के रूम की बालकनी में कबीर सिर्फ व्हाइट पेंट में शर्टलेस खड़ा हो फोन पर किसी बात कर रहा था। उसके चेहरे के भाव इमोशनलेस थे। तभी कबीर अपनी सर्द आवाज में बोला, एनी अपडेट्स? जी सर, पता चला है आर्यन खुराना को होश आ चुका है और उनके घर वालों ने उन्हें खुराना विला में शिफ्ट कर दिया गया। वह कोई रिक्वेस्ट नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आर्यन खुराना की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है। और बॉस, कॉलेज से आते वक्त मैम पर जो हमला हुआ था, वह आर्यन खुराना ने नहीं, प्रिया खुराना ने करवाया था। जिससे सुन कबीर के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। हमें उसका क्या करना होगा बॉस? जिसे सुन कबीर अपनी कोल्ड टोन में बोला, उसकी सारी डील कपूर के साथ कैंसिल करो। उसे एक भी मॉडलिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट से मूवीज में रोल नहीं मिलना चाहिए। इतना बोल कबीर फोन कट कर देता है। तभी कबीर के रूम का दरवाजा खुलता है। पायल अंदर आती है। आज पायल ने बनारसी येलो साड़ी पहनी थी, बालों में कजरा और गले में डायमंड के ज्वेलरी किए हुए थे, जिसमें आज वो बहुत ही ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। वह कबीर को सिर्फ व्हाइट पेंट में देख डांटते हुए बोली, चिकू तुम अभी तक तैयार नहीं हो, तुम्हारी हल्दी लग फिर आयशा के पास जाएगी। कबीर अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोला, जी मोम मैं भी आ रहा हूँ। हाँ जल्दी से पहनो और फिर नीचे चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जी मॉम। तभी पायल कबीर के पास आ उसके चेहरे को अपने हाथों में सहलाते हुए बोली, मेरे बच्चा खुश है ना? जिसे सुन कबीर अपनी माँ का चेहरा देखा, जिनके चेहरे पर खुशी और फिक्र थी। जिसे देख कबीर शांत एक्सप्रेशन के साथ बोला, या मॉम, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती थी जब मैं तुम्हें बचपन में और बच्चे से अलग देखती थी, लेकिन आयशा के आने बाद मैंने तुम्हारी जिंदगी में काफ़ी चेंज देखे। तुम खुश रहने लगे, तुमने अकेले रहना छोड़ उसके साथ रहते। उसके पॉसेसिवनेस देख डर भी लगा। जिसे सुन कबीर बड़ी गौर से अपनी माँ को देख रहा था। तभी पायल कबीर को देखते हुए थोड़ा सीरियस हो बोली, बच्चा मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम आयशा को कोई भी दुख दो। वो माँ बनने वाली है और तुम दोनों की जिंदगी में बहुत ज़्यादा बदलने वाली है, जिसे तुम दोनों को संभालना है, क्योंकि शादी बहुत अलग बंधन है। तभी कबीर के रूम का डोर नॉक होता है। कबीर के चेहरे के भाव पहले की तरह सख्त हो जाते हैं और वह अपनी जलती हुई नजरों से सामने देखा। जिसे देख नौकर डर जाता है, क्यों सभी सर्वेंट को पता था कबीर के फोलोन में सर्वेंट का आना मना है, लेकिन आज भी राजवीर का ऑर्डर था। तभी डरते से कहते हुए बोला, मैम आपको सर बुला रहे हैं, उन्हें अपने कपड़े चाहिए। और वह थोड़ा गुस्से में थे। इतना बोल वह तुरंत वहां से भाग जाता है। जिसे सुन पायल का मुंह बन जाता है। वह कबीर को देख खुद में बुदबुदा बोली, तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी चैन नहीं है मेरे बिना। कुछ पल दूर क्या हुई उन्हें मैं चाहिए। वह कबीर को देख फिर मुस्कुरा उसके माथे को चूम बोली, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कबीर अपना चेहरा हमें हिला दिया, मैं चलती हूँ वरना तुम्हारे पापा को तुम अच्छे से जानते हो। इतना कह पायल वहां से चली जाती है। वही कबीर अपनी जाती हुए मॉम को देख फिर क्लोजेस्ट रूम की ओर चला जाता है। वही पायल खुद में बुदबुदाते हुए बोली, इस इंसान को मेरे बिना एक पल चैन नहीं आता है। इतना कह वह हल्का गुस्से से दरवाजा खोली, सामने देखते भी गुस्से बोली, आज आपको पता है कितना काम है, तो भी इस इंसान को मेरे बिना चैन नहीं। गुस्से से वह सामने देखी, लेकिन उसे सामने कोई नजर नहीं आता। जिसे देख वह बोली, ये कहाँ गए? तभी पायल की सांस थम जाती है। उसे अपने कंधे पर किसी की गर्म सांस महसूस होती है। तभी राजवीर पायल को पीछे से अपनी बाहों में भर अपनी गर्म सांसें उसके कानों के सामने छोड़ डीप वॉइस में बोला, डॉल तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरा सारा काम अधूरा है। मैं खुद तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? ये कहते वक्त राजवीर की पकड़ पायल की कमर पर टाइट हो जाती है। छोड़ो, इतना कह वह राजवीर की हाथों की पकड़ से अपने कमर छुड़ाने की कोशिश करती है,
लेकिन राजवीर की पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाती है। डॉल, तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत किया करो। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी यह कोशिश है फिर तुम ही प्रॉब्लम देती है। जिसे पायल के हाथ राजवीर को छुड़ाते हुए रुक जाते हैं। तभी पायल हकलाते हुए बोली, वीर प्लीज छोड़ो ना, आज तुम्हारे बेटे की हल्दी है और मुझे कितने सारे काम करने हैं। जिसे सुन राजवीर उसी तरह पायल के गले पर अपनी होठ चलाते हुए मदहोशी से बोला, उसके लिए नौकर है, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। जिसे सुन पायल का मुंह बन जाता है, एकदम मासूम सा चेहरा बना बोली, प्लीज न वीर, प्लीज तुम जो कहोगे मैं करूंगी, लेकिन आज मेरे बेटे का फंक्शन है, मैं सब कुछ खुद करना चाहती हूँ। तभी राजवीर उसकी कंधे को चूमते हुए अपनी पकड़ उसकी कमर पर ढीली कर देता है। जिसे महसूस कर पायल पीछे मुड़ी राजवीर को सिर्फ टावल में पाती है। जिसे देख पायल का मुंह बन जाता है, अपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने। वही राजवीर की नज़र जो पायल की साड़ी की झांक रही कमर पर थी, वह उन गोरी कमर पर अपने हाथ रख मदहोशी से बोला, मुझे तैयार करने वाली ही मेरी बीवी नहीं थी। वही पायल राजवीर के छुन सिहारते हुए उसके चेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसकी आंखों में देख बोली, क्या कर रहे हो वीर, हमें तैयार हो भी नीचे जाना है। जिसे सुनकर राजवीर नीचे झुक पायल के होठों को हल्का सा चूम बोला, तू मुझे तैयार करो। जिसे सुन पायल उसे बुरी तरह घूरने लगी, तुम कभी नहीं सुधरोगे, मेरा काम तुम ही सबसे ज्यादा बढ़ाते हो। इतना कह वो राजवीर के हाथों को पकड़ क्लोजेस्ट रूम की ओर चली गई। वही राजवीर उसके पीछे पीछे। कुछ देर बाद कपूर विला के पिछले गार्डन को व्हाइट और पीला कोम्बो से डेकोरेट किया गया था। कुछ ही खास गेस्ट आए हुए थे। कबीर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ बातें कर रहा था। तभी पायल कबीर के पास आते हुए बोली, चलो बेटा, रस्म का टाइम हो चुका है। जिसे सुन कबीर बोला, जी मोम, बोल उसके साथ चल जाता है। वही कबीर को उसे जगह पर बैठती है, जिस जगह को फ्लावर और अन्य चीजों से डेकोरेट किया गया था। मैन ऑफ इंटरेक्शन था। इस वक्त सारी लड़कियों की नज़र कबीर पर, साथ ही लड़के भी कबीर का चाम देख जल रहे थे। इस वक्त कबीर ने येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट कलर का पजामा पहना था। कबीर के कुर्ते से उसकी उभरी हुई मजबूत बाजुएं नजर आ रही थी। उसकी कुर्ते के 3 बटन खुले हुए थे, जिस वजह से उसकी हल्की उभरी हुई चेस्ट दिख रही थी। उसकी स्लीव कोनियों तक फोल्ड थी। वो उस वक्त काफी ज्यादा हॉट और चार्मिंग दिख रहा था। पायल अपनी आंखों में से काजल निकाल कबीर प्यार से देखते हुए बोली, मेरे बेटे को नजर ना लगे। इतना कह वह उसके कानों के पीछे काजल लगा देती है। जिसे देख कबीर घूर के अपनी मॉम को देख बोला, व्हाट आर यू डूइंग? मैं तुम्हें बुरी नजरों से बचने के लिए कला टीका लगा रही हूँ। मॉम, इसकी जरूरत नहीं है। जो भी यहाँ पर बुरी नजर लगाएगा, मैं उससे पहले ही उन्हें। जिसे सुन पायल अपनी आंखें बड़ी कर उसके होठों पर हाथ रख बोली, ऐसे शुभ दिनों पर ऐसी बातें नहीं करते। जिसे सुन कबीर मुस्कुरा देता है। पायल हल्दी ले कबीर को चेहरे पर और उसके हाथों में लगाना चालू करती है। देव वहां पर रौनक को अपनी गोद में लिए हुए कबीर को देख बोला, आज तो भाई को बिल्कुल हम नहीं छोड़ेंगे। आज तो भाई को पूरी हल्दी से हम लोग नहा देंगे। जिस सुन कबीर घूर के देव को दिखा। देव अपना मुंह बनाते हुए बोला, भाई आपकी इन डरावनी नजर से आज मैं नहीं डरने वाला। आज तो आपको हल्दी से नहाना ही पड़ेगा है ना छोटा पैकेट। इतना कह वो रौनक को देखा। जिसे सुन रौनक भी अपना चेहरा हमें हिला दिया। इस वक्त देव ने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ था और नीचे व्हाइट कलर का पैंट पहना हुआ था। वही रौनक ने भी आज येलो कुर्ता कैरी किया हुआ था, येलो, जिसमें वो दोनों चाचा बेटे होंसम लग रहे थे। वही रोहन इस वक्त बिजनेस क्लाइंट से बातें कर रहा था। उसने भी आज येलो कलर का कुर्ता और नीचे व्हाइट कलर का पेंट पहना हुआ था, जिसमें वो भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही रौनक देव की गोद में था। वह कबीर को देख बोला, चाचू दूल्हे अंकल तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिसे देख देव घूरते हुए रौनक को देख बोला, छोटा पैकेट, तूने तो मेरी कभी तारीफ नहीं की और तुझे कबीर भाई हैंडसम लग रहे हैं। वह तो कितने बड़े हैं। जिसे सुन कबीर घूर के उसे देखा। कुछ देर बाद हल्दी स्टार्ट हो चुकी थी। वही देव की जब बारी आती है, वह अपने हाथों में पूरी हल्दी लपेट लिए कबीर के पास जाता है। कबीर उसे घूर के देखते हुए कोल्ड टोन में बोला, अगर तुमने ये स्टूपिड हरकत की तो याद रखना तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। तुम हमेशा सिंगल रहोगे और अपने बच्चे पैदा करते रहना अकेले में। जिसे सुन देव का बड़ा मुंह बन जाता है। पायल पीछे से देख भाई उसे देख बोली, अरे बच्ची को मना क्यों कर रहे हो, करने दो ना लगाओ तुम। मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हारी शादी नहीं होने देता। आज मजा नहीं करोगे तो कब करोगे? जिसे सुन कबीर अपनी मॉम को घर के देखा। मॉम, वही देव खुश होते हुए बोला, आई लव यू मॉम। इतना कहा वो हल्दी अपने हाथ में भर कबीर के पूरे चेहरे पर भर देता है। वही कबीर घूरते हुए देव को देख रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे ही कबीर की हल्दी हो चुकी थी। वही सिंघानिया विला पूरी तैयारी हो चुकी थी। गार्डन में सब कुछ सज चुका था।
बस कपूरविल से हल्दी आना बाकी थी। सुहाना ने पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वह हर एक काम को बारीकी से देख रही थी। वही वंश मेहमानों को देख रहा था। वही ऊपर आयशा के रूम में। इस वक्त आयशा येलो साड़ी में तैयार हो खड़ी थी। उसने इस वक्त रियल फ्लावर की ज्वेलरी करी की हुई थी, जिसमें वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। एक तो उसकी गोरे बदन पर येलो साड़ी और भी ज्यादा उसे आकर्षक बना रहा था। आयशा की रूम का दरवाजा खुलता है और सोना और छवि रूम में आते हुए बोली, ऐसा चल नीचे, सब तुझे बुला रहे हैं। जिसे अपना चेहरा हमें हिल पीछे मूर्ति है। जहां सोना ने इस वक्त येलो कलर का लहंगा और क्रॉप टॉप कैरी किया था, वही छवि ने भी लहंगा और स्ट्रैप वाली ब्लाउज कैरी किया हुआ था। एपिसोड 175। आप यहाँ करीब आना। पज़ैफ कबीर। वही रोहन इस वक्त बिजनेस क्लाइंट से बातें कर रहा था। उसने भी आज येलो कलर का कुर्ता और नीचे व्हाइट कलर का पेंट पहना हुआ था, जिसमें वो भी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही रौनक देव की गोद में था। वह कबीर को देख बोला, चाचू दूल्हे अंकल तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। जिसे देख देव घूरते हुए रौनक को देख बोला, छोटा पैकेट, तूने तो मेरी कभी तारीफ नहीं की, और तुझे कबीर भाई हैंडसम लग रहे हैं। वह तो कितने बड़े हैं। जिसे सुन कबीर घूर के उसे देखा। कुछ देर बाद हल्दी स्टार्ट हो चुकी थी। वही देव की जब बारी आती है, वह अपने हाथों में पूरी हल्दी लपेट लिए कबीर के पास जाता है। कबीर उसे घूर के देखते हुए कोल्ड टोन में बोला, अगर तुमने ये स्टूपिड हरकत की तो याद रखना, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। तुम हमेशा सिंगल रहोगे और अपने बच्चे पैदा करते रहना अकेले में। जिसे सुन देव का बड़ा मुंह बन जाता है। तभी पायल पीछे आ देव को देख बोली, अरे बच्चे को मना क्यों कर रहे हो? करने दो ना, लगाओ तुम, मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हारी शादी नहीं होने देता। आज मजा और मस्ती नहीं करोगे तो कब करोगे? एक तो मेरा बेटा एक नंबर का बोरिंग इंसान है, बिल्कुल अपने बाप की तरह अपनी शादी को भी बोरिंग बनाना चाहता है। फिर वह देव को देख गालों पर प्यार से हाथ फेर बोली, एक तू ही तो मेरा बेटा है, जिसे घर में रौनक रहती है। जिसे सुन कबीर अपनी मॉम को घूर के देख बोला, मॉम। वही कोई और भी था जो पायल को घूर रहा था। वह और कोई नहीं, राजवीर, जो पायल को इस तरह देव को प्यार करता देखा। वही देव खुश होते हुए बोला, आई लव यू मॉम। फिर वो पायल के कानों के करीब जा बोला, मॉम लगता है कोई जल रहा है। जिसे सुन पायल ना समझी में देव को देखी तो देव ने सामने देखने का इशारा किया, जहां राजवीर उसे घूर के उन्हें देख रहा था। वही देव पायल से परमिशन ले बिना कबीर के डर के वो हल्दी अपने हाथ में भर कबीर के पूरे चेहरे पर भर देता है। वही कबीर घूरते हुए देव को देख रहा था। लेकिन देव कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वह रोहन और लक्ष्य सख्ती से देव को देख बोले, छोटे तुम बॉस के साथ ये नहीं कर सकते। जिसे सुन कबीर देव दोनों सामने देखे, क्योंकि आज कबीर भाई हमारे हाथों से नहीं, हल्दी से नहीं बचोगे। इतना कह वो दोनों अपने हाथों में पीछे छुपाए हल्दी के सामने ला कबीर के बॉडी में लगाने लगे। उसका कुर्ता फट चुका था। वही कबीर अपने हल्दी से भरे चेहरे के साथ उन सभी को घूरते हुए देखा। वो अपनी आवाज सख्त कर दांत पीसते हुए बोला, तुम सब लोग को मैं बाद में देखूंगा, यू ऑल रिग्रेट फॉर दिस। लेकिन आज उन सभी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें कबीर ने पहले अपने ऑर्डर और गुस्सा दिखा बहुत सताया था, लेकिन आज पायल की वजह से उन्हें कबीर का डर नहीं था, क्योंकि सब अच्छे से जानते थे कबीर के लिए उसकी मॉम और उसके डेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसलिए आज उनका अपने बॉस से बदला लेने का अच्छा मौका था। इसलिए वह आज कबीर से एक एक कर बदला ले रहे थे। ऐसे ही कबीर की हल्दी हो चुकी थी। कबीर अपने सरदोरा के साथ हल्दी झाड़ते हुए उठा। इस वक्त वो शर्टलेस अपनी वाइट धोती में था, धोती जो अब हल्दी की वजह से पीली हो चुकी थी। कबीर के पूरे शरीर पर हल्दी लगी हुई थी। उसके गोरे चेहरे से ले गोरे बदन पर पीली हल्दी उभर के दिख उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा था। कबीर एक नज़र उन सभी लड़कों को घूरा जो उसे अपना बत्तीसी दिखा रहे थे। वह उन्हें इग्नोर कर विला के अंदर चला जाता है। वही सिंघानिया विला पूरी तैयारी हो चुकी थी। गार्डन में सब कुछ सज चुका था, बस कपूरविल से हल्दी आना बाकी थी। सुहाना ने पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई थी। वह हर एक काम को बारीकी से देख रही थी। वही वंश मेहमानों को देख रहा था। वही ऊपर आयशा के रूम में इस वक्त आयशा येलो साड़ी में लाइट मेकअप किए तैयार हो खड़ी थी। उसने इस वक्त रियल फ्लावर की ज्वेलरी करी की हुई थी, जिसमें वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। एक तो उसकी गोरे बदन पर येलो साड़ी और भी ज्यादा उसे आकर्षक बना रहा था। आयशा की रूम का दरवाजा खुलता है और सोना और छवि रूम में आते हुए बोली, आयशा चल नीचे, सब तुझे बुला रहे हैं। जिसे सुन आयशा अपना चेहरा हमें हिला पीछे मूर्ति है। जहां सोना ने इस वक्त येलो कलर का लहंगा और स्ट्रैप वाली ब्लाउज कैरी किया था,
वही छवि ने भी लहंगा और क्रॉप टॉप कैरी किया हुआ था। छवि आयशा के पास जा ऊपर से नीचे उस साड़ी में देख बोली, वाह यार बला की खूबसूरत लग रही है। अगर कबीर जीजू तुझे इस वक्त देख लेते तो फिर तेरा बचना मुश्किल था। इतना कहे वो आयशा को देख अपनी आंख मार सोना की तरफ देख बोली, ओए क्या बोलती है सोना। वही सोना जो चुपचाप आयशा को देख रही थी, वह अपना चेहरा हम हिलाए। वही सोना को फिर से कहीं खोया हुआ देख छवि मुंह बनाते हुए बोली, अबे आज तेरा ध्यान कहाँ है। वही सोना अपना चेहरा न में हिला उनके पास आते हुए बोली, वैसे छवि ने बात सही कहा, आज तू बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। जिसे सुन छवि मुंह बनाते हुए बोली, तो मैं क्या बोल रही हूँ। वही तो बोल रही हूँ, अगर इसको जीजू देख लेते तो आज ये बचने वाली नहीं थी। तब तो इसकी कहाँ कहाँ निशान वाले लव बाइट कौन कौन से अंग में वो उसे आगे बोल पाती। आयशा घूर के छवि को देखा बोली, कितनी बेशर्म है तू। तो इसमें क्या शर्म वाली बात, आखिर लव बाइट देने वाला भी तो अपना ही बंदा है। जिसे सुन सोना आयशा दोनों उसे घूर के देख बोले, बेटा जब तेरी बारी आएगी ना तब हम तुझे बताएंगे। जिससे सुन छवि मुंह बनाते हुए बोली, मेरी बारी कभी नहीं आने वाली। मैं तुम लोग के जैसे अपने पीछे बंदे नहीं घूमने वाली। बिंदास जिंदगी जी अपने बुलेट धन्नो रानी पर सवार हो पूरी दुनिया की सैर करूंगी। तभी छवि आयशा को देखा बोली, हाँ आंटी आज तो इसे बचा कर रखिए। पता चला किसी की लगे ना लगे जीजू के खौफ से, लेकिन जीजू की जरूर लगेगी। जिसे सुन आयशा घुरी वही सुहाना मुस्कुरा दी, चलो बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब नीचे चलो जी आंटी। वहीं कुछ देर में छवि और सोना आयशा को पका हुए गार्डन एरिया में बने स्टेज के उस डेकोरेट एरिया की ओर ले जा रही थी, जहां आयशा का बैठने का इंतजाम किया गया। वही सोना और छवि आयशा को बैठा उसके बाजू में खड़ी हो जाती है। तभी सोना को अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस होती है, जिसे महसूस कर वह अपनी नज़रें गार्डन के चारों ओर घुमा देखती है। तभी उसकी नज़र सामने देव पर को हाथ फोल्ड किए हुए खड़ा उसी को देख रहा था। कबीर के घर से देव और लक्ष्य ही हल्दी लेकर आए थे। वही देव को यहाँ देख सोना अपनी जगह जाम सी जाती है। वही देव सोना को ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था, जो व्हाइट कलर का स्ट्रैप ब्लाउज के साथ येलो लहंगा पहना था। उसके काले बाल खुले हुए थे। उसने हल्का लाइट मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक लगाई थी, जो उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। देव की नजरें मानो सोना पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन वही सोना का भी यही हाल था। देव को पीला कुर्ता और व्हाइट पेंट, आंखों में गॉगल्स लगाए, हाथों को फोल्ड कर एटीट्यूड से बेफिक्र हो उसी को देख रहा था। एक तो देव के चेहरे पर हल्दी लगी थी, साथ ही देव कुछ ज्यादा ही गोरा था, जो उसे ये येलो कुर्ते में और भी ज्यादा दमक के दिख रहा था, जो उसे और भी ज्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिख रहा था। जिससे सुन सोना और आयशा उसे देख बोले, हाँ हम भी देखते हैं तेरे सपने कितने पूरे होते हैं। देखना तुझे भी हमसे ज्यादा चिपकू बॉयफ्रेंड मिलेगा, जो तुझे एक पल भी नहीं छोड़ेगा। जिसे सुन छवि का बुरा सा मुंह बन जाता है। किसी दोस्त हो अपनी दोस्त को पहले ही बददुआ दे रही हो, शर्म नहीं आती। तभी छवि आयशा को देखा बोली, हाँ आंटी आज तो इसे बचा कर रखिए। पता चला किसी की लगे ना लगे जीजू के खौफ से, लेकिन जीजू की जरूर लगेगी। जिसे सुन आयशा घुरी वही सुहाना मुस्कुरा दी, चलो बहुत मस्ती मजाक हो गया, अब नीचे चलो जी आंटी। वहीं कुछ देर में छवि और सोना आयशा को पका हुए गार्डन एरिया में बने स्टेज के उस डेकोरेट एरिया की ओर ले जा रही थी, जहां आयशा का बैठने का इंतजाम किया गया। वही सोना और छवि आयशा को बैठा उसके बाजू में खड़ी हो जाती है। तभी सोना को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस होती हैं, जिसे महसूस कर वह अपनी नजरें गार्डन के चारों ओर घुमा देखती है। तभी उसकी नज़र सामने देव पर को हाथ फोल्ड किए हुए खड़ा उसी को देख रहा था। कबीर के घर से देव और लक्ष्य ही हल्दी लेकर आए थे। वही देव को यहाँ देख सोना अपनी जगह जाम सी जाती है। वही देव सोना को ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था, जो व्हाइट कलर का स्ट्रैप ब्लाउज के साथ येलो लहंगा पहना था। उसके काले बाल खुले हुए थे। उसने हल्का लाइट मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक लगाई थी, जो उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। देव की नजरें मानो सोना पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन वही सोना का भी यही हाल था। देव को पीला कुर्ता और व्हाइट पेंट, आंखों में गॉगल्स लगाए, हाथों को फोल्ड कर एटीट्यूड से बेफिक्र हो उसी को देख रहा था। एक तो देव के चेहरे पर हल्दी लगी थी, साथ ही देव कुछ ज्यादा ही गोरा था, जो उसे ये येलो कुर्ते में और भी ज्यादा दमक के दिख रहा था, जो उसे और भी ज्यादा स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिख रहा था। कबीर की एक प्रॉब्लम थी, उसकी प्रिंसेस को कोई और छूता तो उसे बेचैनी सी होती थी, जैसे वह उनके टच को आयशा के बदन से मिटा दे, क्योंकि प्रिंसेस सिर्फ उसकी थी और है, उसे छूने का भी हक सिर्फ उसी का है। वह अजीब तरीके से स्क्रीन को देख, टैब को फेंक,
इस वक्त कबीर अपने सोफे पर सिर्फ धोती में बैठा हुआ था। उसकी अपर बॉडी शर्टलेस थी, क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी हल्दी लगी थी। उसकी बाजुओं की नसें उभर के दिख रही थी। वो गुस्से से सोफे से उठ अपने बालकनी में जा अपने विला से सिंघानिया विल को देखा। वही सोना वॉशरूम की ओर जा रही थी, क्योंकि उन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से हल्दी खेली थी, जिसे उन्होंने कोई होली खेली हो। ये सब छवि की वजह से था। उसने हर कोई को हल्दी से नहा दिया था। सोना हल्दी झटकाते हुए वॉशरूम में जा वॉश बेसिन में अपना चेहरा साफ करने लगती है। तभी उसे वॉशरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, जिसे सोना इग्नोर कर देती है। उसे लगा कोई और होगा। वही कोई उसके पीछे से सोना को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। वही सोना वॉश बेसिन में अपना चेहरा धो, अपने हाथों अपनी गाल और क्लीवेज गिलाकर साफ करते हुए कमर पर लगे हल्दी को साफ कर पानी से धो रही थी, जो किसी को पागल करने के लिए काफी था। तभी सोने की सांस थम सी जाती है। उसे अपनी कमर पर किसी की हाथ महसूस होती है, जिसे देख वह डरते हुए मिरर में सामने देखी। तभी उसके मुंह से निकाला आप, क्योंकि उसके पीछे देव खड़ा था, जो अपने चेहरे को नीचे कर उसके गीले गले को चूम रहा था। देव के हाथ सोना के मुलायम पेट पर चल रहे थे। तुम्हें जबकि ये दुआ देनी चाहिए, हमेशा सिंगल रहो, घूमो फिरो और अपनी जिंदगी मस्त मौला होकर जियो, ना कि तुम लोग के जैसे जब देखो तब तुम्हारे वाले चीपके रहते हैं तुम दोनों से। जिसे सुन आयशा छवि के कमर पर चींटी काट लेती है। आह कामिनी। तभी रूम में सुहाना आती है और तीनों लड़कियों को मस्ती करता हुआ देख उनके पास सा बोली, आयशा बच्चा टाइम हो गया, चलो नीचे, कपूर विला से तुम्हारी हल्दी आ चुकी है। वही सुहाना अपनी बेटी को देख कुछ पल के लिए देखती रही। वो अपने आंखों से काजल निकाल आयशा के कान के पीछे लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे।